आधी रात को मैं पेशाब करने उठा तो मैंने यूं ही खिड़की से बाहर झांका और सामने वाली इमारत की छत पर एक बहुत बड़ा काला साया देखा जो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है और मैं उसे ध्यान से देखने ही वाला था कि तभी मेरी माँ पीछे से आकर अचानक मेरा मुंह दबा देती है और मुझे इशारा करती है कि बिल्कुल आवाज मत करना। फिर वह धीरे धीरे मुझे पकड़कर खिड़की से दूर पीछे की तरफ खींचने लगती है, लेकिन सामने वाली छत पर खड़ा वह काला साया अभी भी मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। दूर से देखने पर लग रहा था कि वह चीज कम से कम 3 या 4 मीटर ऊंची होगी। जब हम खिड़की से करीब 2 मीटर दूर आ गए तब जाकर माँ ने मेरा मुंह छोड़ा। उसके बाद वह भागकर बिस्तर के पास गई और मेरे पापा को जोर जोर से हिलाने लगी और घबराकर बोली, उठो उठो जल्दी उठो, वह चीज हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गई है। पापा आधी नींद में बोले, तुम क्या कह रही हो? कौन आ गया? माँ घबराकर बोली, वही वही वह आ गया है। पापा तुरंत उठकर खिड़की के पास गए और बाहर झांक कर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पापा बोले, कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने तुरंत कहा, पापा माँ सच कह रही है, मैंने भी उसे देखा है। वह चीज बहुत लंबी थी, इतने साल बीत गए थे, मुझे लगा था वह कभी नहीं आएगा, लेकिन वह फिर से हमें ढूंढते हुए आ गया। मैं घबराकर बोला, पापा मम्मी आप लोग किस चीज की बात कर रहे हो? क्या आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तभी माँ धीरे से बोली, चुप, बिल्कुल चुप रहो, वह हमारी बात सुन सकता है। माँ बोली, बेटा अब वह बड़ा होता जा रहा है, उसकी ताकत भी पहले। वह मेरा बड़ा भाई है, क्या मेरे भाई को उसी राक्षस ने मार दिया था? माँ ने कहा, बेटा अब मत पूछो, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जल्दी से यह मास्क पहन लो, हमें अभी इसी वक्त घर छोड़कर कहीं और जाना होगा। मैंने जिद करके कहा, अगर आप लोग आज सच नहीं बताओगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी पापा गुस्से में बोले, चुप हो जा बेवकूफ, कहीं का क्या, तुझे 7 साल पहले की घटना याद नहीं है? ये सुनते ही मुझे 7 साल पहले की एक रात याद आ गई। उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ धान के खेत में लुका छिपी खेल रहा था। जो हमें ढूंढ रहा था उसका नाम छोटू था। मैं जाकर भूसे के ढेर में छिप गया था। छोटू एक एक करके बाकी सब दोस्तों को ढूंढता गया और सबको पकड़ लिया। आखिर में सिर्फ मैं ही बचा था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। बाकी सारे बच्चे हार मानकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन छोटू हार मानने को तैयार नहीं था। वह मुझे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहा, मगर उसे मैं कहीं नहीं मिला। काफी देर बाद मैं भूसे के ढेर में ही सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अचानक एक बहुत भयानक चीख सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर बाहर देखने लगा तो पाया कि छोटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और जमीन पर सिर्फ खून का बड़ा सा धब्बा पड़ा हुआ था। ये सब याद आते ही मेरे दिमाग में अचानक एक बात कौंध गई। मैंने कहा, पापा 7 साल पहले जिस रात छोटू के साथ वह हादसा हुआ था उसी रात मैंने भी एक काला साया देखा था जो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। तभी पापा गुस्से में बोले, अभी भी बोलने की हिम्मत कर रहा है? उस रात मरना तो तुझे था। उसके बाद पापा और माँ ने जल्दी बहुत तेज चला रहे थे। मैंने डर कर कहा, पापा इतना तेज मत चलाओ, मुझे उल्टी आ रही है। पापा बोले, अभी धीरे नहीं चला सकता क्योंकि थोड़ी देर में कोहरा पड़ने वाला है और हमें सड़क बंद होने से पहले हाईवे पर पहुंचना होगा। पापा कार को पूरी रफ्तार से हाईवे की तरफ दौड़ाते रहे। टोल के पास पहुंचते पहुंचते सच में घना कोहरा छा गया, इसलिए पापा को मजबूरी में कार की रफ्तार थोड़ी कम करनी पड़ी। तभी मैंने पीछे देखा तो लगा कि एक काला साया हमारी कार के पीछे पीछे दौड़ रहा है। शायद पापा ने भी रियर मिरर में उसे देख लिया था क्योंकि उनका पूरा शरीर कांपने लगा था। मैंने घबराकर पूछा, पापा हम इतनी तेज जा रहे हैं फिर भी वह चीज हमारे पीछे कैसे आ रही है? पापा बोले, अभी ये रफ्तार काफी नहीं है, सब लोग सीट बेल्ट कसकर पकड़ लो, तुम्हारा बाप अभी उसे पीछे छोड़ देगा। मैंने डरते हुए कहा, पापा मुझे डर लग रहा है, आप इतना तेज मत चलाओ। पापा बोले, बेटा डर मत, तुम्हारे बाप ने कभी मशहूर ड्राइवर क्यूमिंग शान के जूते साफ किए हैं, इसलिए गाड़ी चलाना मुझे अच्छे से आता है, तुम बस देखो। इतना कहकर पापा ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। कार तेज आवाज के साथ आगे दौड़ पड़ी और हम घने कोहरे को चीरते हुए हाईवे पर चढ़ गए। मैंने स्पीडोमीटर पर नजर डाली तो देखा कि कार की रफ्तार एकदम से 110 पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि टायरों से धुआं भी निकलने लगा था और पीछे दौड़ रही वह चीज धीरे धीरे हमसे दूर होती चली गई। मैंने घबराकर पूछा, पापा क्या हम उस चीज से पूरी तरह बच गए हैं? क्या वह फिर हमारे पीछे आएगी? पापा बोले, अभी तो हम उससे बच निकले हैं, लेकिन वह चीज शायद फिर भी हमारा पीछा करेगी, इसलिए हमें जरा भी बाद रास्ते में एक सर्विस एरिया आने पर ही हमने गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरने के बाद भी मेरे पापा का चेहरा बिल्कुल शांत नहीं हुआ, बल्कि वह चारों तरफ बहुत सावधानी से इधर उधर देखते रहे जैसे किसी खतरे को ढूंढ रहे हो। जब उन्हें थोड़ा यकीन हो गया कि आसपास फिलहाल कुछ नहीं है तब जाकर उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर हम तीनों ने उस सर्विस एरिया में थोड़ा बहुत खाना खाया और वहीं बेंच पर टिककर सो गए। जब मेरी आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी। हम उठे और आगे निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पापा घबराकर बोले, तुम्हारी माँ कहाँ गई? क्या तुमने उसे कहीं देखा? मैंने तुरंत कहा, पापा मैंने देखा है, वह उधर है। मैंने उधर इशारा किया तो देखा कि मेरी माँ जैसे पागल हो गई और सामने खड़े एक बड़े ट्रक के पहिए के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थी। पापा तुरंत दौड़कर पहुंचे और माँ का हाथ पकड़कर उन्हें जोर से बाहर खींचने लगे, लेकिन मेरी माँ बार बार छूटकर फिर से उस बड़े ट्रक के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उनके शरीर को अपने बस में कर लिया हो। उनकी ताकत भी अचानक बहुत ज्यादा हो गई थी। तभी उस ट्रक का ड्राइवर गुस्से में वहां आ गया और चिल्लाकर बोला, ए औरत, तू कर क्या रही है? मरना है तो कहीं और जाकर मर, मेरी गाड़ी को क्यों अपवित्र कर रही है? वह गुस्से में मेरे माँ बाप को गालियां देने लगा। उसी वक्त हम दोनों ने मिलकर माँ को खींचकर बाहर निकाल लिया, लेकिन जैसे ही उस ड्राइवर ने मेरी माँ का चेहरा देखा वह अचानक डरकर पीछे मुड़ा और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर जैसे ही उस ड्राइवर ने मेरी माँ का चेहरा देखा वह अचानक डरकर पीछे मुड़ा और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर भाग गया, क्योंकि उस समय मेरी माँ की आंखें पूरी तरह पलट चुकी थी। वह सफेद आंखों से घूर रही थी और उनका शरीर लगातार कांप रहा था। वह नजारा बहुत डरावना था। इससे पहले की बात यह थी कि मेरी माँ जैसे पागलों की तरह ट्रक के पहिए के नीचे घुसने जा रही थी और ड्राइवर गुस्से में आकर उन्हें डांटने लगा था, लेकिन जैसे ही माँ ने पलटकर उसे देखा वह इतना डर गया कि तुरंत भाग गया, क्योंकि उस समय मेरी माँ की आंखें पूरी तरह उलट चुकी थी और उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। ये देखकर मेरे पापा बुरी तरह घबरा गए और चिल्लाकर बोले, जल्दी पानी लाओ। पापा मेरी माँ की नाक दबाकर होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे आवाज देकर कह रहे थे कि पानी लाकर माँ के मुंह में डालो। काफी देर तक हम दोनों की कोशिशों के बाद आखिरकार हमने माँ को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। थोड़ी देर बाद माँ धीरे से बोली, अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी परनानी को देखा हो। अभी मेरे साथ क्या हो गया था? पापा बोले, अभी तुम्हें जैसे कोई दौरा पड़ गया था। मुझे लगता है यह सब उसी चीज की वजह से हुआ है। अभी तो दिन का उजाला है और फिर भी वह हमें परेशान कर रहा है। लगता है वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते, हमें तुरंत निकलना होगा। इसके बाद मैं माँ को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और नेविगेशन में मंजिल डाली, इंशान मंदिर। माँ ने घबराकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? जब तक बिल्कुल मजबूरी न हो तब तक हम छानी गुरु के पास नहीं जा सकते। क्या तुम भूल गए हो? पापा बोले, अब हालत मजबूरी से भी आगे निकल चुकी है, अब हम उस
मैंने घबरा कर पूछा, पापा मम्मी आखिर वह चीज है क्या और हमने उसका क्या बिगाड़ा है? पापा बोले, जब हम यिनशान मंदिर पहुंचेंगे तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। पूरे रास्ते मेरी माँ बेहोशी में ही सोती रही और पापा का चेहरा भी गंभीर होता गया। फिर उन्होंने चाणी गुरु को फोन लगाया, लेकिन पापा कुछ बोलते उससे पहले ही उधर से आवाज आई, मुझे पता है तुम लोग आ रहे हो। मैंने अपने शिष्य यूजेन को तुम्हें लेने भेज दिया है। वह अभी शिलिन सर्विस एरिया में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगी, लेकिन चिंता मत कर, वह तुम्हारी मदद करेगा और सब ठीक कर देगा। पापा ने बस धीरे से धन्यवाद कहा और फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद हम शिलिन सर्विस एरिया पहुंच गए। तब तक शाम भी ढलने लगी थी। पापा गाड़ी से उतरकर पूरे सर्विस एरिया में उस आदमी को ढूंढते रहे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। फिर पापा ने दोबारा फोन लगाया और बोले, चाणी गुरु मैं शिलिन पहुंच गया हूँ, लेकिन आपका शिष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप पक्का कह रहे हैं कि वह यहाँ आ चुका है? उधर से जवाब आया, मेरा यह शिष्य जरूर फिर कहीं शराब पीकर बैठ गया होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, वह चाहे शराबी है मगर समझदार है, जरूरी काम में कभी देर नहीं करता, तुम थोड़ा और ढूंढ कर देखो। फोन रखने के बाद पापा ने सर्विस एरिया के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। काफी देर बाद आखिर हमें एक पत्थर की बेंच पर वह आदमी मिल गया जो पूरी तरह शराब के नशे में धुत पड़ा था। वही चाणी गुरु का शिष्य यूजेन था, लेकिन वह मेरे सोच से बिल्कुल अलग निकला। मैं तो किसी बड़े साधु की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह तो मुझसे बस थोड़ा ही बड़ा लग रहा था। उसने साधारण कपड़े पहन रखे, वह कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तकिया बनाकर गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। मैंने पापा से कहा, क्या सच में यही हमारी मदद करेगा? ये तो पूरा शराबी लगता है। पापा बोले, जो भी हो पहले इसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। इसके बाद मैं और पापा मिलकर उसे उठाकर किसी तरह गाड़ी में ले आए। पूरे रास्ते वह गहरी नींद में खर्राटे लेता रहा। गाड़ी तेज चल रही थी और बाहर कोहरा भी लगातार घना होता जा रहा था। तभी अचानक बाहर से बहुत डरावनी चीख जैसी आवाज आने लगी, जो इतनी तेज थी कि लगा जैसे गाड़ी के शीशे भी टूट जाएंगे। मैं घबराकर उस यूजेन को झकझोरने लगा और बोला, उठो उठो जल्दी उठो। मैं उसे झकझोर कर कहने लगा, जल्दी उठो जल्दी उठो, तुम तो हमारी मदद करने आए हो ना। लेकिन वह पीछे वाली सीट पर तिरछा होकर लेटा और करवट बदलकर फिर से सो गया, मुंह से बड़बड़ाते हुए जैसे नींद में कुछ कह रहा हो कि अभी नहीं यार, अभी मुझे सोने दो। उसी वक्त मेरे पापा ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था और उनकी आवाज भारी और डर से भरी हुई थी। वह बार बार कह रहे थे, वह आ गया, वह सच में आ गया, वह आ गया, वह सच में आ गया। बाहर से आने वाली वह डरावनी आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। उस आवाज को सुनकर मेरा दिमाग जैसे फटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों छोटे कीड़े मेरी हड्डियों के अंदर घुसकर उन्हें कुतर रहे हों। दर्द इतना बढ़ गया कि मेरा मन कर रहा था मैं खुद को चाकू मार दूं। मैं दांत भींचकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी मेरी नजर के कोने से मैंने देखा कि मेरी माँ अपनी जेब से कांच तोड़ने वाला छोटा हथौड़ा निकालकर अपने ही सिर पर मारने जा रही थी। तभी पीछे सो रहा, अपने ही सिर पर मारने जा रही थी। तभी पीछे सो रहा वह यूजेन अचानक करवट बदलकर उठ बैठा और जैसे नशे में चिल्लाया, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या दिखाई नहीं देता? मैं सो रहा हूँ। उसकी इस जोर की आवाज से मैं बुरी तरह चौंक गया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जैसे ही उसने चिल्लाकर यह कहा, बाहर से आने वाली वह डरावनी आवाज अचानक बंद हो गई। मेरी माँ भी धीरे धीरे होश में आ गई। फिर हमारी गाड़ी फिर से ठीक तरह से चलने लगी। मैं पीछे सोए उस छोटे से दिखने वाले गुरु को देखने लगा। भले ही वह उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास सच में कुछ ताकत है। ये सोचकर मेरे दिल को थोड़ा सहारा मिला। पता नहीं हम कितनी देर तक चलते रहे। तभी मेरे पापा अचानक बोले, बेटा बाहर कोई गाड़ी दिख रही है क्या? मैंने कहा, हाँ अभी तो एक वैन हमारे पास से निकल कर गई है। पापा बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने हैरानी से कहा, क्या आपको सच में नहीं दिखी? पापा बोले, हाँ मुझे कोई गाड़ी नहीं दिख रही, सड़क पर कुछ भी नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कोहरा जरूर था, लेकिन फिर भी सड़क पर थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थी। मैंने पापा से कहा, गाड़ी किनारे लगाओ। हम लोग गाड़ी को इमरजेंसी लेन में ले आए। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और सामने देखने लगा, लेकिन सच में वहाँ कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर हम सब डर गए। अब हम गाड़ी चलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे और रुकने की भी हिम्मत नहीं थी। हम इसी चिंता में थे कि तभी पीछे सोया हुआ यूजेन फिर से हिला। पता नहीं वह नींद में था या शराब के नशे में। वह उठकर बैठ गया और मेरे कपड़े पकड़ने लगा। मैं पहले ही घबराया हुआ था। मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसे एक थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ लगते ही पीछे की सीट पर तिरछा गिर गया और जैसे नींद में बड़बड़ाने लगा कि तुम सच में हिम्मती हो। फिर वह फिर से बड़बड़ाने लगा और बोला, इस लड़के की शर्ट उतारो और गाड़ी के नीचे फेंक दो, तभी यह धोखा देने वाला जादू टूटेगा। ये सुनकर मैंने जल्दी जल्दी अपनी एक शर्ट उतारी और माँ को दे दी। मेरी माँ शर्ट लेकर गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी यूजेन ने फिर से आंखें बंद की। कहा, याद रखना बाहर जाकर जो भी दिखे उसे देखा हुआ मत मानना, जैसे कुछ देखा ही नहीं, और जल्दी वापस आ जाना। मेरी माँ ने उसकी बात मानी और गाड़ी से उतरकर मेरी शर्ट गाड़ी के नीचे फेंक आई। फिर जल्दी से वापस आ गई। वापस आने पर उसका चेहरा बिल्कुल खोया हुआ लग रहा था। पापा ने पूछा, काम हो गया? मेरी माँ ने सुन्न होकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। पापा ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई ही थी, अचानक माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, गाड़ी मत चला। पापा ने पूछा, क्या हुआ? माँ बोली, यूमेन गाड़ी के नीचे है। पापा ने कहा, यूमेन तो बहुत पहले मर चुका है, जो तुमने देखा वह यूमेन नहीं था, तुम होश में आओ। मेरी माँ रोने लगी और पापा का हाथ कसकर पकड़कर सिर हिलाने लगी और गाड़ी चलाने नहीं दे रही थी। तभी अचानक गाड़ी के बाहर से ठक 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 की आवाज आने लगी। इस बार आवाज बहुत तेज और भारी थी। एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, फिर लगातार। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे हाथ एक साथ गाड़ी के दरवाजे और शीशों पर पड़ रहे हो। मैंने घबरा कर कहा, पापा जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी। लेकिन मेरी माँ पागलों की तरह स्टीयरिंग पकड़ने लगी और पापा को गाड़ी चलाने से रोकने लगी। वह रोते हुए कह रही थी, यूमेन है, यूमेन। वह माँ को पुकार रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बाहर से आने वाली थक थक की आवाज और तेज होती जा रही थी और लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरी माँ जैसे पागल हो गई थी और पापा को गाड़ी चलाने ही नहीं दे रही थी। तभी पीछे से यूजेन की आवाज आई, ये औरत बहुत परेशान कर रही है, ये माला इसके गले में डाल दो। उसने अपने हाथ में पकड़ी बोतल के साथ करवट बदलते हुए एक माला पीछे फेंक दी। मैंने तुरंत वह माला उठाई और माँ के गले में डाल दी। जैसे ही माला उसके गले में पड़ी, मेरी माँ तुरंत शांत हो गई। उसी समय बाहर से कोई चीज पागलों की तरह गाड़ी की खिड़कियों को पीट रही थी और इतनी जोर से मार रही थी जैसे बुलेट प्रूफ कांच भी टूट जाए। मैंने चिल्लाकर कहा, पापा गाड़ी चलाओ, जल्दी गाड़ी चलाओ, पापा गाड़ी चलाओ, पापा गाड़ी चलाओ, जल्दी गाड़ी चलाओ। तभी पीछे से यूजेन बड़बड़ाया, थोड़ा दर्द होगा लड़के, सह लेना। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रहा है, लेकिन अगले ही पल मुझे उसके शब्दों का मतलब समझ आ गया। उसी समय पापा ने जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी और मैं जोर से सीट से टकराकर पीछे जा गिरा। उसी वक्त गाड़ी के पहियों के नीचे से एक डरावनी आवाज आई, जैसे किसी की हड्डियां कुचली जा रही हो। उसी समय मेरे हाथ पैरों में भयानक दर्द दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी हड्डियां तोड़ दी हो और मेरे अंदरूनी अंगों को कुचल दिया हो। मैं दांत भींचकर पीछे की सीट पर गिरा पड़ा था। मेरे शरीर से टपकता पसीना सीट को पूरी तरह भिगो रहा था। तभी पापा अचानक बोले, हो गया, अब मुझे साफ दिखाई देने लगा है। पापा ने राहत की सांस ली और गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। मैं दांत भींचे
रफ्तार कार का पीछा नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वह पीछे छूटती चली गई और खेतों के बीच छोटी होती चली गई। यीजेन ने अपने मुंह के किनारे से खून पोंछते हुए डीले अंदाज में कहा, पूरे दिन इस चीज से लड़ने के बाद जाकर उसकी एक टांग तोड़ पाया हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, उसकी टांग तुमने तोड़ी थी? वह बोला, नहीं तो क्या वह खुद तोड़ लेता? अभी थोड़ी देर पहले तुमने गुस्से में जो मुझे थप्पड़ मारा था, उसी वजह से मैं सही वार नहीं कर पाया। मुझे याद आया कि गुस्से में मैंने सच में उसे जोर का थप्पड़ मार दिया था, इसलिए मैं चुप हो गया। लेकिन यीजेन ने आगे कुछ नहीं कहा। वह बस पीछे खेतों में दूर होते उस राक्षस को देखता रहा और बोला, यह जीव धरती पर लगभग 15 लाख साल से रह रहा है। इनकी कुछ जातियां इतनी विकसित हो चुकी हैं कि उनमें इंसानों जैसी बुद्धि आ गई है और यह बदला लेने वाले होते हैं। ये जीव आमतौर पर इंसानों से बहुत दूर रहते हैं। तो तुम लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया कि यह तुम्हारे पीछे पड़ गया? इसके बाद मेरे पापा ने उसे सारी बात बता दी। पापा बोले, कई साल पहले जब भयंकर अकाल पड़ा था, तब हम लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। जिंदा रहने के लिए हमें जंगल में खुद शिकार करना पड़ा। तब हम दोनों ने मिलकर एक मोटी बतख पकड़ी और उसे मारकर पकाया। लेकिन जब हमने उसका पेट साफ किया तो देखा कि उसके नीचे 4 छोटे छोटे बतख के बच्चे थे। उस समय हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें उसे पकाकर खाना ही। गाड़ी के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े बतखों का झुंड घिरा हुआ है। वे लगातार अपनी चोंच से हमारी गाड़ी के शीशों को ठोक रहे थे। मैंने घबराकर कहा, बाहर कितनी सारी बतखें हैं? तभी यीजेन बोला, नहीं, ये आम बतखें नहीं है, ये चीखने वाली बतखें हैं। गाड़ी की चारों खिड़कियों और दरवाजों पर नुकीले पंजे रगड़ रहे थे। सामने की विंडशील्ड पर महीन दरारें पड़ने लगी और वह दरारें आंखों के सामने तेजी से फैलने लगी। मुझे लगने लगा कि शीशा कभी भी टूट सकता है, इसलिए मैं घबराकर यीजेन को जोर जोर से हिलाने लगा कि वह उठकर हमारी मदद करे। लेकिन वह भौहें सिकोड़कर आंखें बंद किए गहरी नींद में सोता रहा। उसने बस इतना कहा, शांत रहो, मुझे अभी उठने की फुर्सत नहीं है। बाहर से नाखूनों के कांच पर घिसटने की डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ और गाड़ी जोर से हिल गई। वह राक्षस हमारी गाड़ी की छत पर कूद गया था। वह चीज लगातार छत पर उछल कूद कर रही थी और गाड़ी बुरी तरह हिलने लगी। उसी झटके से आखिरकार यीजेन की नींद टूट गई। वह उठकर बैठा और अपनी जेब से कई सुइयां निकालकर सीधे गाड़ी की छत की तरफ फेंकने लगा। तभी ऊपर से उस विशाल काले साए की दर्द भरी चीख सुनाई दी और वह लुढ़क कर नीचे गिर गया। ये देखते ही पापा ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और गाड़ी तेजी से आगे भागने लगी। मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो देखा कि खेतों के बीच एक बहुत विशाल चीखने वाली बतख हमारे पीछे दौड़ रही थी। उसका शरीर हमारी कार से कई गुना बड़ा था, लेकिन उसकी एक टांग जैसे ठीक बहुत दुख हुआ। लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें उसे पकाकर खाना ही पड़ा। बाद में घर आकर पता चला कि उस समय मेरी माँ 2 महीने की गर्भवती थी और उनके पेट में जुड़वां बच्चे थे। पूरे गर्भ के दौरान माँ की हालत बहुत खराब रही। तब हमने एक तांत्रिक से दिखाया था। उस तांत्रिक ने कहा था कि माँ के पेट में 2 सामान्य बच्चे हैं, लेकिन उनके साथ एक अजीब सी ऊर्जा भी पल रही है। वह ऊर्जा बच्चों के साथ बड़ी होती जाएगी और धीरे धीरे और मजबूत होती जाएगी। और जिसने हमें यह सब बताया था वही चाणक्य गुरु थे। इसके बाद बाकी का रास्ता बिल्कुल शांत रहा और हम जल्दी ही चाणक्य गुरु के पास पहुंच गए। गुरुजी ने हमें देखते ही कहा, इतने साल बीत गए लेकिन वह जीव अब भी तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक यह बच्चा जिंदा रहेगा उसके शरीर से निकलती ऊर्जा उस जीव को तुम्हारा पता देती रहेगी। मेरे पापा तुरंत गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बोले, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए, कोई उपाय बताइए। गुरुजी बोले, उठो, घबराओ मत, उपाय है। मैं महायान बौद्ध साधना से उसे शांत करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो वह जीव अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंच जाएगा। तभी अचानक आसमान में जोर की आवाज हुई और एक 8 फुट ऊंचा विशाल बतख राजा आकर जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही चारों तरफ धूल उड़ने लगी। धूल के बीच वह विशाल बतख हमें घूरते हुए बोला, तुम लोगों ने सालों पहले जिस बतख और उसके 4 बच्चों को मारा था वह मेरी पत्नी और मेरे बच्चे थे। आज मैं तुमसे उसका बदला लेकर रहूंगा। गुरुजी हमें घूरते हुए बोला, तुम लोगों ने सालों पहले जिस बतख और उसके 4 बच्चों को मारा था वह मेरी पत्नी और मेरे बच्चे थे। आज मैं तुमसे उसका बदला लेकर रहूंगा। गुरुजी शांत स्वर में बोले, बदले का यह सिलसिला कब खत्म होगा? तुमने इतनी कठिन साधना करके इंसान का रूप पाया है, अब इसे यहीं खत्म कर दो। लेकिन वह बतख राजा गुस्से में बोला, बदमाश साधु, पहले तुझे मारूंगा फिर अपने परिवार का बदला लूंगा। तभी कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह भयानक राक्षस अचानक एक छोटे से बतख के बच्चे में बदल गया है। मैंने हैरानी से पूछा, गुरुजी वह राक्षस अचानक छोटा बतख कैसे बन गया? गुरुजी बोले, मैंने महायान धर्म की शक्ति से उसके मन को शुद्ध कर दिया है और उसके मन का बदला लेने का भाव खत्म कर दिया है। अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तुम्हारा बेटा भी सुरक्षित है। मेरे पापा तुरंत गुरुजी के सामने झुक गए और बोले, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। गुरुजी बोले, याद रखना, आगे कभी भी किसी जीव को बेवजह मत मारना। हर जीव के पास जीवन है और सब बराबर है। इंसान और जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए। गुरुजी की यह बात सुनकर हम सबकी आंखें नम हो गई और